हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल जीएस नोटबुक में। गाइज़, मैं आज आपको बता दूं कि आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पुर्तगाल रहेगा। मतलब जो पुर्तगालियों का जो भारत में किस प्रकार आगमन हुआ वो आप लोग थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे। तो ये हम यूरोपियों का जो आगमन पढ़ रहे हैं, इस क्रम में हम सबसे पहले ब्रिटिशर्स को पढ़ चुके हैं, फिर फ्रांसीसियों को पढ़ चुके हैं। इन दोनों के मध्य जो संघर्ष रहा, कर्नाटक का युद्ध, हम उसको भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पुर्तगालियों का क्या रोल रहा, ठीक है, इंडिया में। तो इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि यूरोपियों का जो आगमन हुआ है, तो भारत के जो व्यापारिक संबंध हैं यूरोप के साथ, गाइस, वो केवल अभी के नहीं हैं, वो मतलब काफ़ी पुराने हैं। यूनानियों के ज़माने के हैं, आप ये मान सकते हैं। क्योंकि मध्यकाल में यूरोप और जो दक्षिण पूर्वी एशिया था, इनके साथ भारत का जो व्यापार होता था वो बहुत ज़्यादा अनेक मार्गों से चलता था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जैसे कि कुछ समुद्री खोजें होती हैं, और ये जो विश्व में जो समुद्री खोजें होंगी और समुद्री मार्गों की जो खोजें होंगी, तो ये विश्व के इतिहास में एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक नया अध्याय ये जोड़ देंगी, और एक नए अध्याय का सूत्रपात होता है। किस प्रकार होगा तो वो आप देखेंगे आगे कि किस प्रकार जो कोलंबस हैं स्पेन के 1492 में वो निकलेंगे भारत की खोज करने, लेकिन खोज कर देंगे किसकी? अमेरिका की। अमेरिका चले जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार इसी क्रम में 1498 में पुर्तगाल के वास्को डिगामा जो हैं, ये यूरोप से भारत तक का एक पूरी तरह से नया और पूरी तरह से समुद्री मार्ग ढूंढ निकालेंगे। केप ऑफ गुड होप होते हुए ये क्या करेंगे? अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा करके और भारत में कालीकट पहुंचेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार आपने आगे पढ़ा होगा कि जो कैप्टन जेम्स कुक हैं, पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया की खोज करते हैं। ब्रिटेन के होते हैं कुक, और ये ऑस्ट्रेलिया की खोज करते हैं। इसी प्रकार तस्मान जो है, तस्मानिया की खोज करते हैं, ठीक है। तो ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में ही। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पुर्तगाल, ठीक है। जो पुर्तगाल से आए थे पुर्तगाली, ठीक है, वो किस क्रम में आते हैं और मतलब भारत में शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। इससे पहले गाइज मैं आपको बता दूं, जो ये पुर्तगाली हैं, जो पूर्वी व्यापार से जितना भी फ़ायदा पहले हुआ करता था, कम से कम एक सदी तक पुर्तगालियों का उस फ़ायदे पर अधिकार था। एक सदी तक इन लोगों ने राज किया है, ये इतने ज़्यादा पावरफुल थे। तो अब इस क्रम में हम देखते हैं कि भारत में किस प्रकार से ये खुद को पावरफुल बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि यूरोपियों का जो आगमन है उसका क्रम क्या रहता है। तो जो पुर्तगाली हैं ये आते हैं 1498 में, इनके बाद आते हैं डच, ठीक है। कब आते हैं? 1602 में। और इसके बाद आते हैं ब्रिटिश, कब आते हैं? 1608 में, ठीक है। ये मैंने डच के बाद डायरेक्ट डेनिश लिख दिया था, तो वो मैंने करेक्ट करके यहाँ पे डच के बाद इधर कर दिया, और इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है कि जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। डच के बाद जो आएंगे वो आएंगे ब्रिटिशर्स, ठीक है, 1608 में। ब्रिटिश के बाद जो आते हैं वो आते हैं डेनिश 1616 में, ठीक है। फिर डेनिश के बाद आएंगे फ्रांस के फ्रांसीसी 1664 में, और इनके बाद आएंगे स्वीडिश 1731 में, जिनका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले नहीं करते हैं। तो आगे हम चलते हैं, सिर्फ पुर्तगालियों की बात करते हैं, ठीक है। तो पुर्तगालियों के क्रम में हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये एक ऐसे यूरोपीय रहते हैं जो सबसे पहले भारत आते हैं 1498 में, और सबसे अंत में जाते हैं 1961 तक। इनका गोवा और दमन द्वीप पर अधिकार ही रहता है, ठीक है। 1961 पे गोवा दमन द्वीप पर इन्हीं का अधिकार रहता है पुर्तगालियों का, ठीक है। अब ये एक फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि एक एग्जाम में पूछा गया है कि समुद्री मार्ग से भारत आने वाले फर्स्ट यूरोपीय जो थे वो कौन थे? पुर्तगाली, ठीक है, आप याद रखिएगा। पुर्तगालियों के संदर्भ में जो पहले यात्री आते हैं उनका नाम होता है वास्को डिगामा, ठीक है। अब हम वास्को डिगामा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि भारत आने वाले, ठीक है, जिन्होंने पूरी तरह से एक नया मार्ग, समुद्री मार्ग खोज निकाला भारत का यूरोप से लेकर के, ठीक है, वो कौन होते हैं? वास्को डिगामा। केप ऑफ गुड होप होते हुए, जो कि केप ऑफ गुड होप कहाँ है? तो ये अफ्रीका का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है। अफ्रीका का चक्कर काटते हुए, मतलब लगाते हुए, ये भारत में पहुंचते हैं। भारत में कहाँ पहुंचते हैं? तो कालीकट में पहुंचते हैं। ये मैंने डेट मेंशन करी हुई है, 17 मई 1498। ये डेट आप याद रखिएगा, वास्को डिगामा के भारत आने की डेट है, ठीक है। अब इनकी मदद कौन करता है भारत कालीकट तक पहुंचने में? तो अब्दुल मजीद नाम के व्यक्ति जो हैं वो इनकी मदद करते हैं। और ये जिस जहाज़ से आए होते हैं उस जहाज़ का नाम क्या होता है? साओ गैब्रियल जहाज़, ठीक है। जब ये कालीकट पहुंचेंगे तो वहाँ के जो स्थानीय शासक होते हैं, जिनका नाम था जमोरिन, और ये उनकी पदवी थी, तो ये जमोरिन जो है ये इनका
स्वागत करते हैं। अब ये व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे, ठीक है, व्यापार करने के उद्देश्य से। तो व्यापार के लिए जो ये भारत से जो ये सामान लेकर जाते हैं अपने देश में, तो उस सामान को बेचने पर इनको जो लाभ होता है वो इनकी पूरी यात्रा की कीमत का ऑलमोस्ट 60 गुना होता है, ठीक है। जो भारत का सामान ये अपने देश ले जा करके बेचते हैं तो इनको अपनी पूरी यात्रा की कीमत का 60 गुना मुनाफा होता है, ठीक है। अब गाइज, ये जो वास्को डिगामा है ये सिर्फ एक बार नहीं आए हैं भारत, ये कुल 3 बार भारत में आए हैं, ठीक है। वास्को डिगामा कुल 3 बार भारत में आए हैं। प्रथम बार तो ये 1498 में आएंगे, दूसरी बार ये 1502 में आएंगे, और तीसरी बार ये 1524 में आते हैं, और तब इनकी मृत्यु हो जाती है कोचीन में, ठीक है। वो आप इस क्रम में आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी। इनके बाद वास्को डिगामा के बाद जो द्वितीय यात्री होते हैं पुर्तगालियों की तरफ से, उनका नाम रहता है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ठीक है। ये आते हैं और ये सन 1500 में आते हैं, ठीक है, भारत में 1500 ईस्वी में, और 13 जहाज़ों के बेड़े के साथ ये भारत में प्रस्थान करते हैं, ठीक है। इनके संदर्भ में बस इतना ही था जो कि इम्पोर्टेंट था। उसके बाद आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये जानना हमारे लिए डीपली बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक बहुत ही शक्तिशाली और एक पावरफुल व्यक्तित्व हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और पुर्तगाली शक्ति जो है उसका वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है, अल्बुकर्क को, ठीक है। ये 503 में आते हैं भारत। जब ये 503 में आते हैं तब ये कोई वायसराय या गवर्नर नहीं है, ठीक है, ये एक यात्री बनकर ही आते हैं पुर्तगाली। 1503 में आते हैं, लेकिन ये जब दोबारा आएंगे 1509 में, तब उस समय ये पुर्तगाली वायसराय बन के आएंगे, और ये दूसरे पुर्तगाली वायसराय बनकर आते हैं, क्योंकि जो पुर्तगाली प्रथम वायसराय हैं वो हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। उनके बाद 1509 में ये आते हैं द्वितीय वायसराय बनकर, ठीक है। उससे पहले ये आ चुके होते हैं 1503 में, ठीक है। बस इस समय ये वायसराय नहीं है। तो इस समय ये क्या करते हैं कि कोचीन में उस वक्त पुर्तगाली प्रथम फैक्ट्री लगती है। ये आप याद करिएगा कि पुर्तगालियों की जो प्रथम फैक्ट्री लगती है वो कहाँ लगती है, कोचीन में, ठीक है। इस क्रम में आगे बढ़ेंगे कि जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 में द्वितीय पुर्तगाली वायसराय बनकर जब भारतीय आएंगे, तो उस समय ये 1510 में गोवा पर अधिकार कर लेंगे, ठीक है। और ये गोवा इनको कहाँ से मिलता है, तो बीजापुर के राजा होते हैं यूसुफ आदिल शाह, इनसे ये गोवा का क्षेत्र छीन लेते हैं, ठीक है। और ये इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं पुर्तगाली कि फारस की खाड़ी में स्थित है एक स्थान हरमुज, ठीक है। हरमुज से लेकर के मलाया में स्थित मलक्का और इंडोनेशिया के जो स्पाइस लैंड है, मतलब स्पाइस लैंड मतलब मसालों का द्वीप, ठीक है, वहाँ तक एशिया के पूरे समुद्री तट पर ये लोग पुर्तगाली अधिकार कर लेते हैं। कौन अधिकार कर लेते हैं, पुर्तगाली। ये मतलब पुर्तगाली जो होते हैं ये मोस्टली समुद्र पर राज करते हैं। आगे आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, वो किस प्रकार ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाते हैं, ठीक है, और परमिट लगाते हैं अगर किसी को व्यापार करना है हिंद महासागर में। तो कुल मिलाकर ये समुद्र पर राज करते हैं पुर्तगाली लोग। और जो अल्बुकर्क हैं, अल्बुकर्क एक नीति अपनाते हैं भारतीय महिलाओं के साथ विवाह। ये अपने सैनिकों से कहते हैं, जो भी फ्रांसीसी हैं उनसे कहते हैं कि हमें अपने क्षेत्र का विस्तार करना है या फिर पावरफुल होना है, तो जो भी भारतीय महिलाएं हैं आप उनके साथ विवाह कीजिए। तो फाइनली जो अल्बुकर्क हैं 1515 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ होती है, गोवा में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में आते हैं प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर, ठीक है। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 में नियुक्त होकर आते हैं। इनके लिए बस 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण है कि जो कोचीन नाम की जो फैक्ट्री है, जो कि अल्बुकर्क जो 1503 में आए थे तब बन चुकी थी, तो ये इसी फैक्ट्री को क्या करते हैं, किले बंद करते हैं, ठीक है, किले बंद कर लेते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाते हैं, ठीक है। प्लस कारतेज नाम से एक परमिट इशू होता है, मतलब हिंद महासागर में जो भी व्यापार करना चाहते हैं तो उनको पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ता था, जिसका नाम था कारतेज, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो लास्ट टाइम मतलब 1524 में तीसरी बार जब वास्को डिगामा भारत में आएंगे तब इनकी मृत्यु हो जाती है कोचीन में ही, ठीक है। और जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो इनके जो अवशेष हैं वो पुर्तगाल में ले जाए जाते हैं, और सेंट फ्रांसिस नामक चर्च है एक, वहाँ पर इनको दफनाया जाता है। ये वास्को डिगामा पुर्तगालियों के लिए इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इनके ऊपर पुर्तगीज़ महाकाव्य लिखा गया है जिसका नाम है ओसी ल्यूसीदास, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है। इस क्रम में हम आगे चलेंगे तो जो अब हैं, अब कौन आते हैं 1529 में निनोडी कुन्हा, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, क्यों है वो आप आगे पढ़ेंगे। निनोडी कुन्हा आते हैं 1529 में, और ये अब तक जो मतलब एक तरह से जो इनका औपचारिक मुख्यालय था वो कौन था, कहाँ था, कोचीन में था। लेकिन निनोडी कुन्हा आते हैं और ये गोवा को औपचारिक मुख्यालय बना लेते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गोवा को औपचारिक मुख्यालय किस पुर्तगाली के द्वारा बनाया गया था, तो उनका नाम है निनोडी कुन्हा, ठीक है। राजधानी शिफ्ट हो जाती है कहाँ, कोचीन से गोवा, ठीक है। निनोडी कुन्हा और क्या करते हैं कि सेंट थॉम मद्रास में फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है। यही जो हुगली है बंगाल में, वहाँ हुगली में ये लूटपाट मतलब हुगली को एक प्रकार से लूटपाट का केंद्र बना लेंगे, ठीक है। लूटपाट करेंगे वहाँ बहुत ज़्यादा, और मतलब बिल्कुल ही एक जैसे निरंकुश टाइप के व्यक्ति नहीं हो जाते हैं कि जिनके अंदर कोई दया भाव भी नहीं रहती है, तो इस प्रकार का ये व्यक्तित्व दिखा करके और बंगाल में खूब लूटपाट मचाते हैं। हालांकि आगे चलकर 1632 में शाहजहां इनसे ये ले लेते हैं, बट फिलहाल इन्होंने हुगली को लूटपाट का केंद्र बनाया था, ठीक है। और यही निनोडी कुन्हा हैं जिनसे लड़ते हुए इनसे एक बार लड़ाई हो रही थी बहादुर शाह की। और ये बहादुर शाह कौन है, तो ये हुमायूं के दुश्मन थे, हुमायूं के शत्रु। तो निनोडी कुन्हा की जब बहादुर शाह से लड़ाई हो रही थी, तो लड़ाई में ही समुद्र में गिर करके बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। और ये बहादुर शाह कौन होते हैं, तो ये गुजरात के शासक होते हैं, ठीक है। अब इनके बाद हम पढ़ेंगे जोत कास्ट्रो, जिनका नाम जोवादा कास्ट्रो भी लिखा हुआ आता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बट मैंने केवल मेंशन कर दिया कि आप मतलब ध्यान रखिए कि 1538 में जोवादा कास्ट्रो आते हैं। इनके बाद आते हैं मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। इनके आने का जो डेट है वो है 1542 में ये आते हैं। और इनके संदर्भ में सिर्फ इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनके टाइम पीरियड में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ईसाई संत आते हैं भारत में, जिनका नाम होता है फ्रांसिस जेवियर, ठीक है। ये ईसाई संत हैं और ये ईसाई धर्म के प्रचार के लिए इनका भारत में आगमन होता है मार्टिन अल्फांसो डिसूजा के टाइम पीरियड में, ठीक है। अब ये कुछ अदर फैक्ट मैंने नोट किए हैं जो क्वेश्चंस ये आपसे बार बार पूछे गए हैं रिपीटेडली, चाहे वो आरओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका वीडियो का एग्ज़ाम हो। मैं आगे आपको बताऊंगी किस प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए पढ़ना आवश्यक है कि जो पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति थी, ठीक है, तो उसका नाम था एस्तादो द इंडिया, ठीक है। ये नाम मतलब इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर हिंद महासागर में व्यापार के लिए जो पुर्तगालियों द्वारा परमिट जारी किया जाता था, उसका नाम क्या था, कारतेज, ठीक है। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो है 1556 में इसकी स्थापना होती है गोवा में, और ये भी पुर्तगालियों द्वारा ही होती है, ठीक है। ये क्वेश्चंस, ये सारी एक एक लाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एक बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ लगती है, कोचीन में, और द्वितीय पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ लगती है, कन्नौर में, ठीक है। ये आप याद करते चलिएगा। तंबाकू की कृषि भी किसकी देन है, तो ये पुर्तगालियों की ही देन है, ठीक है। जो आजकल लोग मतलब अनफॉर्चुनेटली एडिक्ट हो चुके हैं, तो ये तंबाकू की कृषि पुर्तगालियों की ही देन थी। जहाज निर्माण जो है ये भी पुर्तगालियों की ही देन थी। कालीकट और गुजरात पे ये काम किया करते थे। अब ये जो है गाइस, ये आपसे वीडियो के एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर लिया। ये ऐसे ही पूछा गया था कि पौंडीचेरी पर, क्योंकि पौंडीचेरी से हम सीधा फ्रांसीसियों को, हमारे दिमाग में एकदम फ्रांसीसी क्लिक करता है, ठीक है, क्योंकि पौंडीचेरी के संस्थापक भी वही होते हैं और फ्रांसीसियों का ही, ये फ्रांसीसियों की ही राजधानी रहती है। तो मगर ऐसा नहीं है, तो इसलिए आप ये लाइन भी ध्यान में रखते चलिए कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी, पुर्तगाली। और ये वीडियो के एग्जाम में एज इट इज़ पूछा गया है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि तंबाकू, आलू, मक्का ये भारत में पुर्तगाली ही लेकर आए थे मध्य अमेरिका से, ठीक है। इसके अलावा अनानास, लीची, काजू, संतरा, काली मिर्च, ये सब भी किसकी देन है, पुर्तगालियों की ही देन है, ठीक है। इस क्रम में आप देखेंगे कि पुर्तगाली जो हैं मतलब वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और एक सदी तक राज करते हैं गाइस, एक सदी तक। लेकिन उसके बाद क्या होता है, किसी का भी राज हमेशा के लिए तो रहता नहीं है। तो ऑलमोस्ट 16वीं सदी के उत्तरार्ध में ही इंग्लैंड है, हॉलैंड है और फ्रांस है, तो ये शक्तियाँ जो है ना, ये ऐसे उभर के आती हैं कि मतलब एक तरह से ये व्यापारिक प्रतिद्वंदी बन जाती हैं किनकी, पुर्तगालियों की। और ये पुर्तगालियों का जो एक अधिकार था, जो कि ये एक सदी तक राज करते हैं, वो उस एक अधिकार को समाप्त कर देते हैं, ठीक है।
कौन? अंग्रेज़, डच आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, ये सब मिलकर पुर्तगालियों का इनका एकाधिकार समाप्त कर देते हैं और इनके साथ काफ़ी ज़्यादा संघर्ष होता है। अंग्रेज़ों में तो आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार पुर्तगाली जो राजकुमारी है उनसे विवाह कर लेते हैं और अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होता है इस विवाह से। तो इस क्रम में आप पढ़ेंगे कि मतलब जो डच हैं, ठीक है, वो इंडोनेशिया में आधिपत्य अपना जमा लेते हैं, ठीक है, और बाकी भारत जो है भारत, श्रीलंका और मलाया, इन क्षेत्रों में अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो जाता है, ठीक है। जो हर जगह सिर्फ पुर्तगाली ही पुर्तगाली चल रहे होते थे, ठीक है, जिसके डर से जहांगीर वो अंग्रेज़ों को प्रथम स्थायी फैक्ट्री जब उनकी सूरत में खुलती है, लेकिन वो जब पहले आग्रह करते हैं तो वो मना कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद में अस्थायी फैक्ट्री डालते हैं और फिर स्थायी रूप से सूरत में डालते हैं। तो पुर्तगाली बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, ठीक है। स्वाली का युद्ध मैंने आपको पढ़ाया है, आपने पढ़ा होगा। लेकिन 16वीं सदी के उत्तरार्ध में जब ये शक्तियाँ आती हैं तो इनके बीच संघर्ष चलते हैं और डच इंडोनेशिया में आधिपत्य करते हैं अपना, और अंग्रेज़ों द्वारा भारत, श्रीलंका और मलाया इन क्षेत्रों में आधिपत्य जमाया जाता है, ठीक है। अब ये एक फैक्ट है गाइज, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ये पीसीएस के एग्ज़ाम में एज इट इज़ कथन लिखा हुआ था, तो मैंने इसे मेंशन कर लिया कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था, ठीक है। तो आप ये सारे फैक्ट्स याद करते हुए चलिएगा, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इन सबको इंक्लूड किया है, ठीक है। तो गाइज़ बस पुर्तगालियों में सिर्फ इतना ही था। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा आपको सच में मेरा कंटेंट, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आई नीड योर सपोर्ट गाइज़, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच।